हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ चुके थे, उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे बेटा। अब हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बुकलेट में क्या सवाल है वो हमें सॉल्व करना है। राइट, एक बार फटाफट वो फॉर्मूले रिवाइज करो बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का रिवाइज किया तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा बुकलेट का। लुक एट क्वेश्चन नंबर 47 ऑल ऑफ यू। पूरा क्वेश्चन लिख के लो बेटा अच्छे से। क्या बोल रहे देखो इधर, क्वेश्चन नोट डाउन किया क्या? व्हाट इज सेइंग, देयर आर n सेल्स इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ये जो डायग्राम दिखाया था इसमें टोटल n सेल्स है बोल रहा है। राइट, ऐसा बीच बीच में बहुत सारे हैं, ऐसा बहुत सारे हैं। राइट, तो सब मिला के टोटल कितना है? n सेल्स है। राइट, सो द EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज कैपिटल E एंड स्मॉल r। हर एक सेल की EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है। फिर बीच में कुछ तो बोला था जो हमें जरूरत नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। देखो, द पॉइंट A एंड B इन द सर्किट डिवाइड द सर्किट इनटू स्मॉल n एंड कैपिटल N माइनस स्मॉल n सेल्स। वो कुछ भी बोल रहा था, उसका टेंशन मत लो। आगे क्या पूछा देखो, द करंट इन द सर्किट इज डैश। क्या चाहिए हमको? सर्किट में करंट चाहिए। क्या बोला? इसे सर्किट के अंदर टोटल n सेल्स है, हर सेल की EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इसमें करंट क्या आएगा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट्स इट। तो अब देखो बेटा, मान लो बेटा करंट I करंट आया। करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलता है। देखो बेटा, तो टोटल I करंट ऐसा घूमते जाएगा बेटा। लेट अस से द टोटल करंट इज I, तो I करंट सभी में से घूमेगा, मतलब सबके सब कैसे रहे बेटा? सीरीज में है। यस और नो बेटा? सो टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। सो बहुत सिंपल है बेटा, इधर सबके सब सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज बोले तो सबकी EMF ऐड करते जाने का, ई सबका ऐड करना है। कुछ सेल अगर उल्टा कनेक्ट किया तो उसका माइनस करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सीधा जुड़े हैं। देखो ना, सब एक जैसे जुड़े हैं, समझ रहे ना बेटा? तो ई सबका ई ऐड करो। टोटल n सेल्स है तो सबका ऐड किए तो n ही हो जाता है। फिर टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है? सारे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करो, दूसरा रेसिस्टेंस कुछ है ही नहीं, बाहर से कुछ रेसिस्टेंस लगाए नहीं, सिर्फ ये सेल की जो रेसिस्टेंस है उतना ही रेसिस्टेंस था सर्किट में। दूसरा कुछ बाहर से रेसिस्टर आए क्या? नहीं है, सिर्फ सेल्स ही है पूरा। n सेल्स को लेके ऐसा सर्कल में कनेक्ट कर दिया सबको, तो करंट आया I, तो टोटल वोल्टेज क्या आएगा? सबका E प्लस ई प्लस ई प्लस ऐसा n सेल्स है तो n। और टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा? इसका R, इसका R, इसका R, इसका R, सब ऐड करो, R प्लस R प्लस R प्लस R, n टाइम्स ऐड करो तो कितना होता है? NR। फिर n कैंसिल, तो I इज इक्वल टू क्या है? E बाई R। क्लियर है ना बेटा? ये तो आंसर हो गया, सिंपल है। अगर इसी सवाल में थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है, लॉजिक बनाना है, तो एक सेल को उल्टा कनेक्ट करेगा। एक सेल को अगर उल्टा कनेक्ट किया तो क्या होता है? ये मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है। सेम सवाल में n सेल्स है बेटा, बस एक सेल को उल्टा कनेक्ट किया, बाकी सब सीधा कनेक्ट किया। ऐसा n सेल्स को जुड़ाए थे मैंने, समझ रहे क्या बेटा? टोटल n सेल्स है, बस देखो एक सेल को उल्टा कनेक्ट किया इधर वाले को, बाकी सब सीधा जुड़े हैं। सबका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो अब इधर करंट क्या होता है? तो मान लो बेटा करंट I आया तो I करंट सभी में से घूमते जाएगा, मतलब सारे के सारे कैसे है बेटा? सीरीज में है। सो टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। सो इधर टोटल वोल्टेज क्या होता है? सब सीरीज में है तो सबकी EMF ऐड करना है, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ऐसा। लेकिन एक सेल उल्टा है, देखो कौन उल्टे में है? इधर पहचान लो बेटा, कौन सा सेल उल्टा जुड़ा है? ये देखो, ये वाला सेल उल्टा है, बाकी सब एक ही, बाकी सब एक जैसा है, ये अकेला रिवर्स में है। तो याद रखो बेटा, एक सेल अगर रिवर्स रखे तो दो सेल खराब हो जाता है। हाँ,
कैसे सर, एक रिवर्स रखे दो कैसे खराब होता है? बहुत सिंपल है, इसके साथ ये रिवर्स जुड़े हैं ना, तो इसका ईएमएफ इसका ईएमएफ कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू नेट वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसका ई इसका माइनस ई ऐड करने से कितना? 0। तो दोनों का मिला के 0 हो गया ना, मतलब दो सेल्स बेकाम का हो गया इधर। समझ रहे ना बेटा? एक सेल को अगर मैं उल्टा जुड़ाया तो इस सेल की ईएमएफ इन्होंने इस सेल कैंसिल करेगा, इसका ईएमएफ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दो सेल्स काम का नहीं रहा अभी। समझ रहे ना बेटा? नहीं तो आप क्या करो बेटा, सबकी ईएमएफ ऐड करते जाओ, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई। एक सेल उल्टा है तो उसका माइनस ई लिखते हैं ना उधर, एक सेल उल्टा है तो उधर माइनस ई, बाकी सब सीधा है प्लस ई, ऐसा सबका लिखते हैं। तो एक माइनस ई एक प्लस सी कैंसिल हो गया, मतलब दो सेल की खराब हो गया कि नहीं? देखो समझ रहे ना बेटा? तो एक सेल उल्टा कनेक्ट किया तो दो सेल खराब हो जाता है, क्योंकि वो जो उल्टा किया ना वो दूसरे का भी कैंसिल कर देगा। समझे ना बेटा? देखो एक माइनस सी एक प्लस सी, दो कैंसिल हो गया, राइट? सो टोटल एन सेल्स है बेटा, टोटल कितनी सेल्स है? एन सेल्स है। उसमें एक को उल्टा किया तो दो खराब होता है, क्योंकि जो उल्टा किया वो दूसरे का कैंसिल कर देगा, राइट? तो दो खराब हो जाता है। तो टोटल एन सेल्स है, उसमें दो निकाल दो, दो खराब हो गया, तो बचता कितना? n-2 सेल्स। बाकी कितना सेल्स है? n-2। फिर उन सब की ईएमएफ ऐड करो, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ऐसा n-2 सेल्स है, तो n-2 इंटू ई हो जाएगा। सिंपल है ना बेटा लॉजिक? E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ऐसा n बार ऐड किया तो क्या होता है? n नहीं होता है। ऐसा 10 टाइम्स ऐड किया, 10 नहीं, 100 टाइम्स 100 ही। n-2 सेल्स है ऐसा, तो n-2 टाइम्स ऐड करो, तो n-2 इंटू ई, दिस द टोटल वोल्टेज। नाउ इधर रहता है असली बात, टोटल रेसिस्टेंस। सेल का सिर्फ ईएमएफ ही कैंसिल होता है बेटा, रेसिस्टेंस कैंसिल नहीं होता है। ये दोनों सेल्स रेसिस्टेंस तो देता ही है करंट को, इन दोनों की, मतलब जो उल्टा रखा वो दूसरे का क्या कैंसिल करेगा? ईएमएफ कैंसिल करेगा, लेकिन वो दोनों सेल्स रेसिस्टेंस तो देता ही रहेगा। करंट ये दोनों जो एक दूसरे को कैंसिल किया ना, करंट उसी में से भी जाएगा ना, मतलब उनका भी रेसिस्टेंस पकड़ना होता है। करंट सभी में से घूमता है बेटा, तो रेसिस्टेंस सबका मिलेगा, लेकिन ईएमएफ क्या है? ये जो सेल उल्टा रखने के कारण इसका ईएमएफ दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, तो दो सेल्स की ईएमएफ रिमूव करना पड़ेगा, तो टोटल NE, उसमें 2 सेल्स की ईएमएफ माइनस करना पड़ेगा, -2E। लेकिन रेसिस्टेंस तो सबका रहेगा बेटा, तो टोटल रेसिस्टेंस होता है NR, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, ऐसा N सेल्स है तो NR। सिर्फ ईएमएफ कैंसिल हो जाता है इन दोनों का, तो टोटल n सेल्स है, उसमें दो सेल्स की ईएमएफ कैंसिल हो गया, तो -2, n-2 इंटू ई, ये टोटल ईएमएफ है। रेसिस्टेंस तो किसी का भी कैंसिल नहीं होता है, सबका ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होता है NR। फिर ये होता है करंट, अगर एक सेल को उल्टा रखे तो ये क्वेश्चन इजी है बेटा, जो इधर बुकलेट से किया था मैंने, इसमें कुछ भी उल्टा नहीं रखा, सारे के सारे सेल सीधा है, तो टोटल ईएमएफ NE, टोटल रेसिस्टेंस NR, NN कैंसिल हो गया तो करंट E/R। अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है तो उसमें एक सेल उल्टा करेगा, तो एक सेल उल्टा किए तो दो खराब हो जाता है, तो ईएमएफ में 2 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंस तो पूरा वैसी रहेगा। समझ रहे ना बेटा? तो इस एग्जांपल में इफ वन सेल इज रिवर्स्ड, अगर एक सेल को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, वो मैंने इस एग्जाम्पल में लिया था। तो वो बुकलेट की क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल दोनों लिख के लो बेटा अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे देखो। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहे देखो बेटा, 2 आइडेंटिकल सेल्स whether connected in parallel or in series give the same current when connected to an external resistance of 1.5 ohm। दो आइडेंटिकल सेल से बेटा, मतलब सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ E पकड़ो, इंटरनल रेजिस्टेंस R पकड़ो, ऐसा दो सेल्स लिया, उसको सीरीज में लिया, सीरीज में लेके 1.5 ओम के साथ जुड़ाया, बाद में पैरेलल में लेके 1.5 ओम के साथ जुड़ाया, दोनों केस में करंट सेम आ रहा है बोल रहे,
सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। फिर उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। सर क्वेश्चन नहीं समझा सर, ये देखो बेटा मैं समझाता हूं। टू आइडेंटिकल सेल्स है बेटा, ऐसा दो सेल्स है, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब ईएमएफ सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम दोनों का। फिर उसको सीरीज में लेके एक 1.5 ओम रेसिस्टर के साथ जुड़ाया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। बाहर जो रेसिस्टर लेते हैं बेटा वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है, सेल का जो रेसिस्टेंस होता है वो इंटरनल है, राइट। सो 1.5 ओम के साथ जुड़ाया तो कितना करंट आया, मान लो आई करंट आया। फिर बाद में क्या किया, यही दो सेल्स को बेटा उन्होंने पैरेलल में लिया है। कैसे लिया है, पैरेलल में लिया है, ऐसा EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। फिर उसको सेम 1.5 ओम के साथ जुड़ाया, फिर से एक बार सीरीज में लेके एक बार पैरेलल में लेके, तो अब इधर भी करंट आएगा। तो सवाल में बोल रहे कि दोनों केस में करंट सेम आ रहा है, आई इधर जितना करंट आया इधर भी उतना ही आ रहा है, समझ रहे ना बेटा, राइट। फिर ये स्मॉल r की वैल्यू क्या है, यानी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो इधर करंट ढूंढो, इधर करंट ढूंढो, दोनों इक्वल करो, क्योंकि सवाल में बोला कि इधर और इधर करंट सेम आ रहा है। तो इधर करंट क्या होता है बेटा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। इधर टोटल वोल्टेज क्या है, दोनों सीरीज में है, तो E प्लस E 2E बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट कर रहा है ना, दोनों सेल से सीधा है, एक सीधा एक उल्टा नहीं है, तो ऐड करने का E प्लस E 2E। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1.5 प्लस स्मॉल r प्लस और एक स्मॉल r, तो 1.5 प्लस r 2r। सब सीरीज में है ना बेटा, एक ही करंट घूमेगा सभी में से, मतलब सब सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1.5 प्लस r, तो r प्लस r 2r हो गया। तो ये एक इक्वेशन है। फिर इधर करंट ढूंढना है। इधर करंट कैसे ढूंढने का, बहुत सिंपल है बेटा, ये दो सेल पैरेलल है ना, तो उसका इफेक्टिव ढूंढना पड़ेगा। ये 1.5 ओम, इधर दो सेल की जगह अगर एक ही सेल लेना चाहता हूं मैं, फिर उस एक ही सेल की ईएमएफ क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है, कल लास्ट में बताया। देखो बेटा लास्ट में नोट पॉइंट, अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में रहता है, दोनों सेल्स एकदम सेम है, तो उसका इफेक्टिव भी उतना ही आएगा, सेम ईएमएफ। इसका E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका E इंटरनल रेजिस्टेंस R, फिर इसका इफेक्टिव भी ईएमएफ E आएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई N आएगा, N यानी नंबर ऑफ सेल्स, 1 2 है ना, तो R बाई 2 कल बताया। देखो बेटा लास्ट में, तो इन दोनों की इफेक्टिव अगर ढूंढा तो इफेक्टिव ईएमएफ फिर से E आएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, तो इफेक्टिव भी उतना ही आएगा। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई N, स्मॉल r बाई N, स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, N मतलब नंबर ऑफ सेल्स। कल बोला था ना पैरेलल की लॉजिक लगा हो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने बार रिपीट हो रहा है। कल का देखो लास्ट क्लास में, अगर वो याद नहीं है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढने की फॉर्मूला दिया ना, फिर वो फॉर्मूला डाल के ढूंढो, आपको इन दोनों की इफेक्टिव ईएमएफ फिर से ये आएगा, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई 2 आएगा। तो ये दोनों सेल की जगह एक ही सेल लेना है, जिसका इफेक्टिव ईएमएफ E, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई 2। अब करंट कितना है, I है ना, तो इधर से I की वैल्यू बोल सकते हैं क्या आप लोग, I इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना E बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है रे बेटा, ये दोनों ही है ना, 1.5 और R बाई 2, तो 1.5 प्लस R बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 इंटू 1.5 3 प्लस R बाई 2, 2 इंटू 1.5 3 प्लस R बाई 2 आएगा ना, फिर से वो 2 को ऊपर लेके गया, तो 2E बाई 3 प्लस R, इक्वेशन 2। तो मेरे को इक्वेशन 1 में भी करंट मिला, इक्वेशन 2 में भी करंट मिला। क्वेश्चन में बोला कि इधर की करंट सेम, तो दोनों इक्वल करते बेटा। तो इक्वेशन 1 में करंट क्या मिला, 2E बाई 1.5 प्लस 2R। इक्वेशन 2 में क्या मिला, 2E बाई 3 प्लस R। फिर 2E कैंसिल, फिर 3 प्लस R उधर जाएगा, 1.5 प्लस 2R इधर आएगा। फिर 1.5 को इधर लेके आओ बेटा, 3 माइनस 1.5, 1.5
आर उधर गए तो 2r माइनस आर, आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गया 1.5 ओम हो गया। सिंपल है ना बेटा, दो सेल्स लिया था सेम वाला, एकदम सेम, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, पहले दोनों को सीरीज में जुड़ाया, किसके साथ 1.5 ओम के साथ, तो करंट कितना आता है ढूंढ लिया सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के। फिर बाद में दो सेल्स को पैरेलल में लिया, फिर सेम 1.5 ओम के साथ जुड़ाया, तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर दोनों सेल्स एकदम सेम है, इफेक्टिव ईएमएफ भी सेम आएगा, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई एन आएगा। R बाई एन कितना, इधर 2 सेल्स से, तो R बाई 2 आएगा। ये टेक्निक लास्ट में बताया था कल, देखो बेटा। फिर इधर करंट ढूंढा तो ये आया, क्वेश्चन में बोला ये करंट सेम है, तो इक्वल किया, तो स्मॉल r की वैल्यू 1.5 ओम मिला। समझ रहे ना बेटा? चलो नोट डाउन करो बेटा अच्छे से। थोड़ा अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो और एक बार रिपीट करके सुनिएगा बेटा, तो आसान से समझ में आ जाएगा। पूरा लिख के लो बेटा अच्छे से। लिख के लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 पे जाइए। क्या बोल रहे हैं देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 पे क्वेश्चन लिख के लो बेटा अच्छे से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स C एंड D इज डैश। हमें C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये दोनों सेल कैसे है, पैरेलल है ना, तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ जो आता है वही रहेगा ना C और D के बीच में। ये दोनों की इफेक्टिव ढूंढो, पहले मैं बताता हूं। हमें C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये दोनों सेल की इफेक्टिव ईएमएफ ढूंढने का पहले। सो व्हाट इज इफेक्टिव ईएमएफ, E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाई 1 by R1 प्लस 1 by R2। E1 कितना 12 वोल्ट, R1 3 ओम, सो 12 by 3 प्लस E2 कितना 6 वोल्ट और R2 कितना 2 ओम, तो 6 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by R1 3 प्लस 1 by R2 2। तो ये कितना होता है बेटा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। नीचे 1 by 3 प्लस 1 by 2 कितना 5 by 6 होता है, देखो एलसीएम लेके, सिंपल है, 2 प्लस 3 5, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 6, फिर 6 ऊपर जाएगा, 6 7 42, 42 by 5 8.4 वोल्ट। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 6/5 आता है, फिर भी जरूरत नहीं। तो अब देखो दोनों सेल सॉल्व किया तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना आया 8.4, तो ये दोनों सेल को हटा के उसकी जगह पे 8.4 वाला सेल ले लो, एक ही सेल, समझ रहे ना? तो वो दोनों हटा के उसकी जगह एक ही सेल लिया जिसका वोल्टेज 8.4, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो आएगा आर इफेक्टिव, जान दो। अब इधर है C, इधर है D। देखो बेटा पहले सी डी ऊपर दो सेल ले, तो दो सेल को सॉल्व करके उसका इफेक्टिव ले लिया, उसकी जगह पे उसका इफेक्टिव ले लिया। तो अब हमें पूछ रहा है कि C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो C जो है बेटा इस सेल की पॉजिटिव टर्मिनल है और D जो है इस सेल की नेगेटिव टर्मिनल है। ये रेसिस्टेंस भी सेल का ही होता है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल इधर नहीं लेने का, इधर लेने का। ऑलरेडी बोला मैंने आपको, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज में समझाया था, सेल की पॉजिटिव टर्मिनल इधर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर नहीं रहा बेटा, इधर आता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस भी सेल का ही है, ये सेल के अंदर रहता है, तो ये पूरा मिलके सेल होता है। तो ये सेल की पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, तो C इज द सेल की पॉजिटिव साइड, D इज द सेल का नेगेटिव साइड। तो हमें C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है, मतलब इस सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। तो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज, याद आ रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, ये पूरा सेल है ना, तो सेल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा था। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी पॉइंट्स के बीच में पूछ रहा है? C एंड D। C एंड D मतलब सेल की दोनों साइड हो गया वो, तो सेल की दोनों साइड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल वोल्टेज। ये सेल क्या है? ओपन है, देखो बेटा ओपन सेल है, क्लोज्ड नहीं है, करंट नहीं आएगा अभी इसमें। तो ओपन सेल में टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल्स टू ईएमएफ। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज देखो, जब सेल ओपन रहता है ईएमएफ जितना है टर्मिनल वोल्टेज भी उतना ही आएगा।
तो ईएमएफ क्या है बेटा इधर 8.4, तो टर्मिनल वोल्टेज भी 8.4। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। तो बहुत सिंपल है बेटा, और एक बार रिवाइज करूंगा, पहले नोट डाउन करो अच्छे से। पूरा लिख के लिया? तो अब देखो बेटा इधर दो सेल है, ये सी डी है, सी डी के ऊपर दो सेल है, तो इन दोनों की इफेक्टिव ढूंढा मैंने, 8.4 आया, तो ये दोनों निकाल के उसकी जगह 8.4 वाला सेल लिया। लिया कि नहीं लिया? हाँ लिया, इधर तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए? सी और डी के बीच में वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सी और डी के बीच में मतलब क्या है? सेल सी इज द सेल का एक साइड हो गया, डी सेल की दूसरा साइड हो गया, मतलब सेल की दोनों साइड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। सेल की दोनों साइड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज। तो इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज चाहिए मेरे को। ये सेल ओपन सेल है बेटा, तो ईएमएफ जितना है टर्मिनल वोल्टेज भी उतना ही रहेगा। तो सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोले तो 8.4। समझ में आया ना बेटा? बहुत सिंपल है। नोट डाउन किए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए बेटा, वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे बेटा? क्वेश्चन नंबर 50 में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डैश। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो अब आपको क्या करने का बेटा, बस इतना करो कि ये इधर से हटा के ऐसा ले लो, चलता है। उन्होंने अंदर फोल्ड करके रखा ना, उसको बाहर निकाल दो ऐसा। फिर ये बी को भी ऐसा बाहर की तरफ लेके आओ बेटा, सिंपल है। तो बी को भी ऐसा बाहर की तरफ लेके आया, तो मेरे को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इधर दो सेल है पैरेलल में, इसको सिंगल सेल में कन्वर्ट करो, सिंगल सेल में कन्वर्ट करो इसको। सो इफेक्टिव ईएमएफ क्या आता है बेटा? E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। सो व्हाट इज E1 बेटा? 6 वोल्ट बाई R1 क्या है? 2 ओम। E2 क्या है बेटा? 4 वोल्ट बाई R2 क्या है? 2 ओम डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, R1 2 R2 भी 2। तो ये 6/2 3, 4/2 5, सॉरी 2, 3 प्लस 2 5 आएगा, और नीचे तो 1 हो जाएगा, तो 5/1 कितना? 5 वोल्ट है। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना आया? 5 वोल्ट आया। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढे तो 1 ओम आएगा, नहीं ढूंढे तो भी चलता है। तो अब देखो ये दोनों को इफेक्टिव ईएमएफ कितना आया? 5 वोल्ट आया ना। तो ए और बी के बीच में दो सेल है पैरेलल में, उन दोनों की इफेक्टिव कितना मिला? 5 वोल्ट मिला। तो ए और बी के बीच में इन दोनों को हटा देता हूं, हटा के एक ही सेल लूंगा जिसका वैल्यू आएगा 5 वोल्ट। तो वो दोनों सेल हटा के एक ही सेल लिया जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो आएगा, कैलकुलेट किए तो, जरूरत नहीं है इधर। तो ये दोनों सेल पैरेलल है, फिर इफेक्टिव ईएमएफ ढूंढ के इन दोनों की जगह वो लगा दिया, इफेक्टिव वाला लगा दिया। अब मेरे को क्या चाहिए? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मेरे को VA माइनस VB चाहिए। VA माइनस VB मतलब इस सेल की एक साइड की पोटेंशियल माइनस दूसरा साइड की पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल चाहिए ना। ये पूरा सेल है बेटा, ये सेल की एक तरफ है, बी दूसरी तरफ है, तो VA माइनस VB मतलब सेल का एक साइड की पोटेंशियल माइनस दूसरा साइड की पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रॉस दिस सेल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल क्या है? टर्मिनल वोल्टेज ना। सेल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो टर्मिनल वोल्टेज। अब ये तो ओपन सेल हो गया, ओपन सेल में टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ कितना? 5 वोल्ट। सो टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? 5 वोल्ट होता है। ओपन सेल में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर रहता है, तो इधर मेरे को टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो टर्मिनल वोल्टेज भी 5 वोल्ट रहेगा। समझ में आया ना? सेम पहला क्वेश्चन और ये एकदम सेम है, बस वैल्यूज अलग है। समझ रहे हैं ना बेटा? चलो नोट डाउन करो पूरा अच्छे से। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो एक और बार रिपीट करके सुनिएगा बेटा। ये दो पैरेलल है, इसका इफेक्टिव ढूंढ के दोनों की जगह उसकी इफेक्टिव लगा दिया। फिर मेरे को ए और बी के बीच में वोल्टेज चाहिए, मतलब इस सेल के ऊपर वोल्टेज चाहिए।
सेल के ऊपर वोल्टेज मतलब टर्मिनल वोल्टेज। तो कितना होता है इसका टर्मिनल वोल्टेज? ईएमएफ जितना है उतना ही होता है, क्योंकि ये ओपन सेल है। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई मैंने? रिवीजन करना इसलिए जरूरी है बेटा। सेल डिस्चार्जिंग है तो E माइनस IR होता है टर्मिनल वोल्टेज। सेल चार्जिंग है E प्लस IR होता है। सेल ओपन में है तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल होता है, वही यूज किया इधर। सेल शॉर्ट सर्किट किए हैं तो टर्मिनल वोल्टेज 0 होता है। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई बेटा? तो उसी का पॉइंट यूज किए थे मैंने। पूरा अच्छे से लिख के लो बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा। एक और बार रिपीट करके सुनिएगा तो अच्छा जाएगा। चलो क्लियर है ना बेटा? ये रहा बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सिंपल है बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बस 2 सेल सीरीज, 2 सेल पैरेलल आता है बस। वो भी सिंपल जाएगा बेटा आपको। मैंने जो कराया तो वो पूरा याद रखो अच्छे से। कुछ न्यूमेरिकल दिक्कत जा रहा है तो रिपीट करके सुनिएगा बेटा। क्लियर है ना? राइट। तो अब देखो बेटा, नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये देखो बेटा बहुत सिंपल है। मान लो बेटा मैंने एक रेसिस्टर लिया बेटा, जिसका रेसिस्टेंस R पकड़ेंगे, फिर इसके साथ एक बैटरी जुड़ाया बेटा, इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। सो ये बैटरी ने, ये सेल ने इस रेसिस्टर में से I करंट पास किया बेटा। कितना करंट पास किया? I करंट। करंट पास करना मतलब क्या है? चार्जेस को सेंड करना है, चार्जेस को फ्लो कराना है, तभी करंट आता है। कौन फ्लो कराते हैं चार्जेस को? बैटरी। जबरदस्ती चार्जेस को घुमाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते हैं तो करंट आएगा। लेकिन चार्जेस फ्लो होते समय ये रेसिस्टेंस है ना R, इधर स्मॉल r, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। इसके पास रेसिस्टेंस है R, मतलब ये क्या करेगा? चार्जेस जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा ना, मोशन को, उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं अपन। तो ये तो रेसिस्टर ही था, ये क्या देता है? रेसिस्टेंस देता है, यानी चार्जेस की मोशन को अपोज करते हैं। फिर बैटरी चार्जेस को जबरदस्ती घुमाना पड़ता है, क्योंकि रेसिस्टेंस है ना रास्ते में। एक बॉडी है बेटा, एक सरफेस है, सरफेस पे एक बड़ा सा ब्लॉक है। इधर ऐसा सरफेस है बेटा, रफ सरफेस, इस पे एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसको आप पुश करना है। अब क्या करना है? पुश करके लेके जाना है, क्योंकि इधर फ्रिक्शन है तो हमें मेहनत करना पड़ता है। रफ सरफेस है तो हमें मेहनत करके पुश करना है, तभी ये ब्लॉक आगे जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन क्या करते हैं? अपोज करते हैं मोशन को, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। वो अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक आगे मूव होता है। तो रफ सरफेस में ब्लॉक को लेके जाने के लिए हमें एनर्जी स्पेंड करना है टू ओवरकम द फ्रिक्शन। सिमिलरली इधर चार्जेस को घुमाते समय रास्ते में रेसिस्टेंस है, यह भी फ्रिक्शन की जैसे है, लेकिन यह फ्रिक्शन किसके लिए है? चार्जेस के लिए। राइट। तो ये क्या कर रहा है? चार्जेस की मोशन को अपोज कर रहा है ना, फिर बैटरी को एनर्जी लगा के चार्जेस को पुश करना पड़ता है, तभी चार्जेस आगे जाता है। जैसे रफ सरफेस में बॉडी को पुश करने के लिए हमें एनर्जी डालना पड़ेगा, वैसी रेसिस्टर में से करंट को भेजना है तो बैटरी को भी एनर्जी डालना पड़ेगा, बैटरी को भी काम करना पड़ेगा। फिर बैटरी ने जो एनर्जी स्पेंड किया चार्जेस पे, चार्जेस को पुश करने के लिए, या जो काम किया है, राइट, उसमें थोड़ा एनर्जी बेटा इस रेसिस्टर पे रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस रेसिस्टर से रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में रिलीज होता है वो। समझ रहे हैं ना बेटा? राइट। सो बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा। सो इधर ये बॉडी रेसिस्टेंस दे रहा है, तो इस बॉडी में से करंट भेजने के लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा। तो इस बॉडी के ऊपर कितना काम कर रहा है बैटरी, उतना एनर्जी इधर से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर वो एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है? इधर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है ना बेटा, तो पर सेकेंड कितना हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है? दैट इज पावर रिलीजिंग, नहीं तो पावर डिलीवर्ड अक्रॉस द रेसिस्टर। पावर डिलीवर्ड अक्रॉस द रेसिस्टर मतलब रेसिस्टर से हीट रिलीज हो रहा है ना बेटा, तो पर सेकेंड कितना रिलीज हो रहा है? दैट इज पावर डिलीवर्ड अक्रॉस द रेसिस्टर। तो पावर की फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा। मान लो इस रेसिस्टर पे वोल्टेज V है और इसमें से करंट I जा रहा है, तो पावर डिलीवर्ड अक्रॉस द रेसिस्टर इज V इंटू I। पावर मतलब क्या है?
हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है ना रेसिस्टर पे, तो पर सेकंड कितना रिलीज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट पावर, पावर डिलीवर्ड अक्रॉस रेसिस्टर, यानी रेसिस्टर से कितना पावर रिलीज हो रहा है, ये फॉर्मूला। ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं, तो V की जगह आई आर रखे तो ये आई स्क्वेयर आर बनता है। नहीं तो इसी फॉर्मूले के अंदर बेटा ओम्स लॉ से I की जगह V बाई आर लिख सकते हैं, तो I की जगह अगर V बाई आर लिखा तो पावर की फॉर्मूला V स्क्वेयर बाई आर होता है। फिर एनर्जी कितना रिलीज होता है, हीट एनर्जी कितना रिलीज होता है, एनर्जी इज नथिंग बट बेटा पावर इन टू टाइम, एनर्जी इज पावर इन टू टाइम, तो एनर्जी रिलीज होता है वी आई इंटू टी, नहीं तो आई स्क्वेयर आर इंटू टी, नहीं तो वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, पावर इंटू टाइम, सीधा। क्लियर है ना बेटा। फिर बहुत बच्चे ना बेटा इस पावर के क्वेश्चंस को डरते हैं बेटा, कुछ डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल है। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होता है कि कौन सी क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कभी वी स्क्वेयर बाई आर यूज करके आंसर लाते हैं, कभी आई स्क्वेयर आर यूज करके आंसर लाते हैं, हमें कैसे पता चले, राइट। तो बहुत सिंपल है बेटा, वो मैं आपको बताता हूं क्या यूज करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है वो, राइट, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जो भी यूज करो आंसर आता है, यू कैन यूज एनीथिंग, लेकिन आंसर आसान से आने के लिए उस सवाल में क्या यूज करना पड़ेगा वो पहचानना भी बहुत आसान है बेटा, वो मैं बताता हूं, वो लॉजिक बहुत सिंपल है। तो पहले ये पूरा नोट डाउन करके लो बेटा, अच्छे से नोट डाउन करके लिया बेटा, लिख सकते आप चाहिए तो। द वर्क डन बाय बैटरी against resistance, the work done by battery in sending current, the work done by battery in sending current against resistance will release in the form of heat, will release in the form of heat across the resistor, will release in the form of heat across the resistor। क्लियर है ना बेटा। फिर कितना रिलीज होगा उसका ही फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, समझ में आया ना बेटा। पूरा लिख के ले लो बेटा ये पूरा अच्छे से, राइट। अब देखो बेटा बात है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट किए तो आंसर आएगा, कोई भी सेलेक्ट करो आंसर आता है, लेकिन आसान से आना है तो कौन सा सेलेक्ट करना है वो हमें पहचानना है, वो मैं क्वेश्चंस लेके आपको समझाता हूं बेटा, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ये पावर की क्वेश्चंस इजीली कैसे टैकल करना है। बिल्कुल डरो मत बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन है पावर का, बस थोड़ा सा लॉजिक है उसका, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो सुने ना फिर आसान जाता है। क्लियर है ना बेटा। चलो बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पावर की क्वेश्चन को लेके। Till then, stay home, stay safe, practice physics very well. Thank you very much.